हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कितना सीखा पा। तो आज हम ग्रेविटी और फ्री फॉल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रेविटी क्या बताते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम प्रीवियस वीडियो में इसको क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। आइए फिर भी उसको क्या किया जाए, रिकॉल किया जाए। तो देखिए ग्रेविटी क्या होता है। एनी बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। देखिए कुल मिला के देखिए टुवर्ड्स बढ़िया से लिखिए, टुवर्ड्स। ये जिस फोर्स के कारण कोई बॉडी क्या करती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है या अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो उनके भी जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वही क्या होता है, ग्रेविटी होता है। तो देखिए वास्तव में है क्या, यही ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉमनली टर्म है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बस इसका क्या किया गया है, नामांकन चेंज किया गया, इसका नाम चेंज किया गया, इसके नाम को एक अलग से नाम दिया गया। क्योंकि अगर कोई दो अननोन बॉडी है तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर कोई उसमें से एक अर्थ आ जाए तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। तो ग्रेविटी का दूसरा डिफिनेशन भी यही हो सकता है। देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉमनली टर्म्ड एज ग्रेविटी। ओके ना, ये भी लिख सकते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को कॉमनली टर्म एज कब कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। कब कोई अर्थ है और एंड एनी अदर बॉडी, है ना, कोई अर्थ है और कोई दूसरी बॉडी है, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। समझ में। अब देखिए ग्रेविटी का हम मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैथमेटिकल फार्मूला था वहीं से हम क्या करेंगे, ग्रेविटी को भी डिफाइन करें। देखिए तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो क्या था, F = Gm1m2/r²। देखिए कोई मान लीजिए बॉडी है, ये बॉडी A है, कोई बॉडी B है, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये r डिस्टेंस मान लीजिए, है ना, ये डिस्टेंस कितना है, r है। तो ये था। और ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, बस ये m1 इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल m और m2 इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ। जो कैपिटल M है उसको क्या मान लिया है, मास ऑफ द अर्थ। देखिए ये जो कैपिटल M है वो मास ऑफ द अर्थ है और ये जो स्मॉल m है मास ऑफ द बॉडी है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, r है ना। तो देखिए यहीं से क्या आ जाएगा, F = ये G की वैल्यू हर जगह सेम रहती है तो इसको इसी तरह रहने देंगे। अब ये M1 क्या आ जाएगा, तो ये कैपिटल M लिख लीजिए। अगर कैपिटल M को और स्पेशल दिखाना चाहते हैं तो ME मास ऑफ द अर्थ और ये स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी, हो गया ना। तो ये कितना आ जाएगा, r², हो गया। तो यही जो F है, अगर इसको आप F' कर दिए तो यही जो F' है, इट इज़ आल्सो नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी समझ में आ गया। अब फ्री फॉल देखेंगे। फ्री फॉल क्या, तो इसको मिटा लेते हैं। देखिए फ्री फॉल क्या होता है,
फ्री फॉल क्या है? एनी बॉडी इन मोशन, एनी बॉडी इन मोशन इफ एग्जैक्टली या इफ ओनली वन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी फोर्स है। इज कॉल्ड फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल इज नथिंग। कोई भी बॉडी मोशन में जब आ जाती है, कब? जब केवल एक ही फोर्स उस पर काम करे। वो फोर्स क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ही उस पर क्या करने लगे? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी पे काम करने लगे। वो जो मोशन हो रहा है वो मोशन किसके कारण हो रहा है? तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण मोशन हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। एनी बॉडी इन मोशन इफ ओनली वन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज कॉल्ड फ्री फॉल। समझे ना? फ्री फॉल कहने का मतलब जब उसके ऊपर कोई अदर फोर्स ना लगे, बस ग्रेविटी ही फोर्स लगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। समझो ना? अब देखिए कोई बॉडी जब फ्री फॉल है तो उसमें क्या होगा? इट्स मोशन डज नॉट चेंज। ये लिख सकते हैं, ये टिप्स हैं। तो कोई बॉडी फ्री फॉल है तो उसका मोशन जो होगा चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह गिर रहा है तो ये इधर इधर आके गिर जाएगा, या इधर गिर जाएगा, या इस तरह यूनिफॉर्म गिरेगा। कहने का मतलब ये एकदम कांस्टेंट गिरेगा। हो गया? अब ये मत कह दीजिएगा कांस्टेंट गिरने का मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसका मोशन कांस्टेंट है। इसका जो मोशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब दूसरी इसका स्टेप देख लीजिए। इट्स वेलोसिटी इज चेंजेज। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। कहने का मतलब देखिए, अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे v1 वेलोसिटी से गया तो यहाँ पे ये अर्थ मान लीजिए, या इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? v2। तो एक्सीलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। तो यही जो वेलोसिटी अगर हम किसी रेट में ले लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एक्सीलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हियर एक्सीलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है किसके कारण हो रहा है? तो ये किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो दैट एक्सीलरेशन इज आल्सो टर्म एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है बॉडी का, तो ये किसके कारण हो रहा है? ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो ये इट्स एक्सीलरेशन इज नोन एज, लिख लीजिए, इट्स एक्सीलरेशन इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझिएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक नया टर्म आ गया यहाँ पे। तो देखिए कोई बॉडी है, फ्री फॉल है, तो जब वो अर्थ पे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के अनुसार। तो वही समय के अनुसार जो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है वो एक्सीलरेशन होगा। तो वो किसके कारण चेंज हो रही है? वही ग्रेविटी के कारण चेंज हो रही है। तो वही एक्सीलरेशन इज, वो जो एक्सीलरेशन है वही क्या हो जा रहा है? कन्वर्ट हो जा रहा है, वही टर्म हो जा रहा है। उसी एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कर देना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, इन नॉर्मल एक्सीलरेशन वी नो डैट नो एनी gravity is responsible for their acceleration, but in acceleration due to gravity, acceleration is always responsible for the gravity। जो बॉडी फ्री फॉल में है तो वो क्या हो रहा है? उसको एक्सीलरेशन कौन रिस्पॉन्सिबल बताइए? वही अर्थ रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ क्या लग रही है?
फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन सेटअप हो जा रहा है तो उसी को क्या बोल रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझना। अब देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल जी। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज स्मॉल जी। सही ना, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से। समझो ना, इसको देख लीजिए, अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको देखिए फिर से। इट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल जी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है जब कोई बॉडी फ्री फॉल में है तो फ्री फॉल में जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन आपको मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल जी। ओके ना, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्सप्रेशन ऑफ जी, हम जी का एक्सप्रेशन कहाँ से निकालते हैं ये देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ जी हो गया। तो देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी से देखिए F इज इक्वल टू जी एम, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, इसको एम ई कर लीजिए ज़्यादा दिक्कत है तो, और स्मॉल एम मास ऑफ द बॉडी, हो गया ना, अपान में आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सही ना, तो यही ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यही है। तो यहाँ से हम जी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एफ फिजिकल टू क्या होता है, एफ फोर्स है ना, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन किसके द्वारा हो रहा था, ग्रेविटी के द्वारा, तो एम इंटू जी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। ये एम क्या है, ये मास ऑफ द बॉडी है, इसका एक्सीलरेशन हो रहा है ना, इसका अर्थ का एक्सीलरेशन है ना, अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो ये एम बॉडी का क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन है। अगर इस बॉडी को आप यहाँ पे ले लेते तो इनके जो द्वारा एक्सीलरेशन हो रहा था वही क्या है, जी है। समझ ना, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण इस बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है। तो फोर्स ये बॉडी इस पर कितना एग्जर्ट कर रही है, m इंटू जी, वेर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया। अब यहाँ से देखिए हम g की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कि आखिर g का रिलेशन कैसे होगा इसके टर्म में, तो वही करना चाह रहे हैं। देखिए एम ई एम अपान में आर स्क्वायर, तो ये मास ऑफ द बॉडी है, ये भी मास ऑफ द बॉडी है। तो देखिए जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम अपान में आर स्क्वायर। यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ मिल गई आपको, सुना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जी की इसमें रिलेशन। सही ना, ये देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू, यही जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यही जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन विच फैक्टर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंड, ऑन विच फैक्टर, किस फैक्टर पे स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो देखिए कैपिटल है मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगा और रेडियस ऑफ द अर्थ। नो एनी एक्सटर्नल एजेंट इज डिपेंड द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू और किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, दो ही चीज़ पे डिपेंड करेगी। कौन कौन, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास कितना है, और रेडियस ऑफ द अर्थ। ये कुछ अच्छा मैसेज यहाँ से दे रहा है, मास ऑफ द अर्थ है वो कभी बदलेगा नहीं, और उसका रेडियस अर्थ का वो भी कभी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जी की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करिए, मास ऑफ द अर्थ पे और रेडियस ऑफ द अर्थ पे।
समझना। तो यहाँ से लिख सकते हैं जी डज नॉट, ये नोट में लिख लीजिएगा, लिख लीजिए पहले, जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास साइज ऑफ द बॉडी। सुनो फिर से, जी डज नॉट डिपेंड मास एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये जी की वैल्यू इस बॉडी का मास क्या है, इसका साइज क्या है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका रेडियस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा, ये केवल मास ऑफ द अर्थ पे करेगा और रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड साइज ऑफ द बॉडी। कौन सी बॉडी, जो फॉलिंग बॉडी है, जो बॉडी गिर रही है, उसके ऊपर जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। जी की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे करेगी, यही रेडियस ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द अर्थ। सुन अब देखिए, इट्स एसआई यूनिट, वास्तव में जी क्या था, एक्सीलरेशन था ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी यूनिट होगी, वही स्मॉल जी की भी यूनिट होगी। हो गया ना। अब हम जी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है ये देखेंगे। तो देखिए मास ऑफ द अर्थ क्या है 6.0 × 10⁻24, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है 6.4 × 10⁻6। हो गया ना। ये आपको पता होना चाहिए, अन्यथा ये दिया रहता है, लेकिन आप याद कर लेंगे तो अच्छा बात रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैपिटल जी की वैल्यू याद रखिए रहिएगा, क्या बताते हैं 6.67 × 10⁻11। अब मास ऑफ द अर्थ कितना है 6.0 × 10⁻24, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6.4 × 10⁻6। हो गया ना। इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो आपको यही आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुना। तो कभी कभी अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू, स्मॉल जी की अप्रॉक्स वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इससे घबराइएगा मत, क्यों, क्योंकि इसका राउंड ऑफ लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। समझना। इस पर न्यूमेरिकल अच्छा खासा बनता है, समझना। तो देखिए जी की वैल्यू कैसे निकाले हैं, ये जी इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपान में आर स्क्वायर। तो मास ऑफ द अर्थ कितना है 6.0 × 10⁻24, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6.4 × 10⁻6। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।